एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट उससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी आप लोगों से थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो प्रोसेसेस के बारे में बात की थी उसमें से आइसोथर्मल, आइसोपोरिक, आइसोबारिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इन सारी प्रोसेसेस के बारे में बात की थी, ठीक है। फिर हमने इंटरनल एनर्जी की बात की थी, ठीक है। तो बेसिकली उससे पहले मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ने से पहले हम साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की, ठीक है, तो ये जो हमारी साइक्लिक प्रोसेस होती है, ठीक है, और जो हमारी दूसरी होती है नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। पहली हमारी आती है साइक्लिक प्रोसेस और दूसरी हमारी आती है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों की बात करें तो पहले हम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ऐसी प्रोसेस जो कोई भी सिस्टम है, सपोज कोई भी सिस्टम है हमारा, वो जिस स्टेट से स्टार्ट होता है और फिर वो वापस उसी स्टेट में जाकर के पहुंच जाता है, मतलब जिस स्टेट से वो प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो वापस से ओरिजिनल अपनी स्टेट में पहुंच जाती है, तो वो हमारी साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब सिस्टम अपने या कोई भी प्रोसेस अपने उसी स्टेट में वापस नहीं जाती है, तो वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। सपोज आपका ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, ठीक है। कौन सा ग्राफ है? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। मान लें कि ये आपकी फर्स्ट स्टेट जहां से आपकी प्रोसेस स्टार्ट हुई, ठीक है, ये गई आपकी दूसरे स्टेट में, ठीक है, फिर वहां से थर्ड स्टेट में आई, ठीक है, फिर ये आपके फोर्थ स्टेट में और फिर यहां से वापस फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच गई। मतलब जहां से स्टार्ट हुई थी वापस जाकर के अपने उसी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच गई, ठीक है। तो जब कोई भी प्रोसेस अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाती है तो वो हमारी साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस की, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस की बात करने अगेन प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। यहां पर क्या था, ये नॉन साइक्लिक है, मतलब अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाएगी। तो यहां से स्टार्ट हुई, सपोज ये कोई अपना पहला स्टेट और सेकेंड स्टेट, बस ये इनिशियल पोजीशन से जाकर के फाइनल पोजीशन पहुंच गई, मतलब ये वापस से उसी पोजीशन पे नहीं गई, अपने ओरिजिनल स्टेट में इसने वापस से पास फॉलो नहीं किया। तो ये हो गई हमारी नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो वो आपको समझ में आएगा कि साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। अगर बात करें इंटरनल एनर्जी जो हमने पढ़ी थी, तो वहां पर इंटरनल एनर्जी में जो सिग्निफिकेंस भी मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताऊंगी, बट उसमें साइक्लिक प्रोसेस 0 होती है इंटरनल एनर्जी में, ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस की 0 होती है, ठीक है। तो ये आप छोटी सी बात है जिसे याद रखिएगा, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे कि ये क्या कहता है, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कंजर्व है। कहने का मतलब ये है कि आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर नाइदर डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है। आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इसका कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी अगर आप इसकी बात करते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed. It can only be transformed. It can only be transformed, मतलब इसे ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
या फिर अगर हम एक और तरीके से लिखें तो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। ठीक है, मतलब यूनिवर्स की जो हमारी इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी है वो कंजर्व है, उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लें कि कोई भी चीज है, कोई भी प्रोसेस आप हो रही है, सपोज वो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, अब आपने उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी में हो गया। फिर मान लो कि वही सेम पार्टिकल्स, वो जो भी चीजें हैं वो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, रोटेट करने लग जाए, वाइब्रेट करने लग जाए, तो ये एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस होल यूनिवर्स की एनर्जी कुल मिलाकर के कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, मतलब आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर आप इसके जो इसका मेन पार्ट है, ये तो बहुत ही नोन फैक्ट था, ये सभी जानते हैं, कहीं कहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, आप अपनी बेसिक क्लासेस में। ठीक है, इसका जो मेन पार्ट है वो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो आप एक इस तरीके से समझें, एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं समझा देती हूँ आप लोगों को कि सपोज कोई सिस्टम है। ठीक है, तो जो सिस्टम है, तो मैंने बात की थी जब इंटरनल एनर्जी पढ़ाई थी कि जो भी सिस्टम होती है उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। मतलब किसी भी सिस्टम की जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है वो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी में हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो जो भी सिस्टम होगा उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, और इंटरनल एनर्जी हम E से या U से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, तो उसको चाहे आप कहीं भी U लिखा है या E लिखा है, तो दोनों को ही हम इंटरनल एनर्जी डिनोट करते हैं। ठीक है, आप अगर बात करेंगे, ठीक, तो अब आ जाते हैं इस पे कि कोई सिस्टम है, उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, मान लें कि E1 है, E1 है किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये किसी सिस्टम की आपकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, अगर आप ये इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, अगर उस सिस्टम को आप क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर आप उस सिस्टम को क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है कि वहां पर उसके साथ में कुछ, अगर आपने हीट प्रोवाइड की है तो कुछ ना कुछ एनर्जी बढ़ जाएगी ना सिस्टम की। ठीक है, आपने हीट दे दिया तो कुछ और एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब कि उसमें ऐड अप हो जाएगा। तो E1 जो थी उसमें ये हीट जो आपने प्रोवाइड की वो ऐड हो गया। ठीक है, मतलब उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, कुछ ना कुछ राइज हो गया उसमें। ठीक है, अब जब उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ी है तो कोई ना कोई वर्क होगा। एनर्जी बढ़ती है तो क्या करते हैं, जनरली हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, कूद फान करते हैं, है ना, तो हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, तभी तो हम ऐसा करते हैं। एकदम पता चलता है, फिर पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं, फिर चाहे मम्मी से मारी खानी क्यों ना पड़ जाए, है ना। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वो सिस्टम था, सपोज कोई पर्टिकुलर सिस्टम था, उसकी इंटरनल एनर्जी E1, अब आपने उसमें कुछ हीट प्रोवाइड कराई क्यू, ठीक है, ये हीट प्रोवाइड कराई तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, हमने इसको ऐड अप कर दिया। ठीक है, बढ़ गई, हमने दिखाने के लिए। अब जब बढ़ गई तो कुछ ना कुछ काम होगा। ठीक है, तो काम हुआ हमारा W वर्क डन हो गया। अब वर्क डन हो गया तो जब अब जो ये टोटल इंटरनल एनर्जी हमारी बनेगी E2 जिसको हम कहेंगे, इसमें सब ये वर्क भी तो ऐड होगा भाई, काम कहीं अलग से तो आया नहीं, हम ही ने किया ना। ठीक है, खाया पिया फिर उनका काम भी किया, तो वो हम ही ने किया, हम ही अपना काम करेंगे। तो E1 प्लस Q प्लस W, तो हमारा जो बेसिकली ये फ्लो चार्ट एक्सप्रेशन क्या बना, एक्सप्रेशन हमारा बेसिकली बना E2 इज इक्वल टू, मतलब जो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारी बाद में आई वो हमारा खुद देखें E1 प्लस Q प्लस W। अब आप इस E1 को इधर ला सकते हैं, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W। अब ये जो E2 माइनस E1 है, हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ भी जब इंटरनल एनर्जी मैंने पढ़ाई तब बताया था, फाइनल या प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी, मैंने रिएक्टेंट या इस तरह के और भी मैंने टर्म्स बताए थे। तो फाइनल माइनस मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यही हमारा जो एक्सप्रेशन है कहलाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली कोई हमारा सिस्टम था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे समझे। कोई हमारा सिस्टम था जिसकी इंटरनल एनर्जी E1 थी, हमने उसको Q हीट दी, उसकी इंटरनल एनर्जी राइज हो गई, बढ़ गई, उसमें एड अप हो गया E1 प्लस Q। फिर जब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो उस सिस्टम में कुछ काम हुआ तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी में ऐड हो गया, तो ये हमारा E2 इज इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी ये साइन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम पॉजिटिव कब कंसीडर करते हैं और नेगेटिव कब कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आईयूपैक साइन कन्वेंशन अभी बताऊंगी। ठीक है, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W, और ये हमारा E2 माइनस E1 ये डेल्टा ई, चेंज इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई क्या है यहाँ पर, अगर आप बात करेंगे डेल्टा ई की तो ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आपका Q यहाँ पर हीट, W हुआ है, W जो है आपका ये वर्क। ठीक है, तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी है। तो ये आपका टोटल एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने बता दिया है। ठीक है, आप इसको लैंग्वेज में जैसे भी कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपके लिए सुटेबल हो उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम कैसे समझते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट और वर्क का साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आईयूपैक साइन कन्वेंशन की। ठीक है, आईयूपैक साइन कन्वेंशन, किसका आईयूपैक साइन कन्वेंशन की बात करेंगे हम, हीट ऑफ आईयूपैक साइन कन्वेंशन ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट और वर्क के आईयूपैक साइन कन्वेंशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आईयूपैक साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है वर्क या हीट सिस्टम और सराउंडिंग पर काम होने या सराउंडिंग से काम होने से या सिस्टम के द्वारा काम होने से या किसी भी काम होने से या हीट का चेंजेस होने के अकॉर्डिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर हमारा, ठीक है, इसको आप समझते हैं ऐसे कि अगर हम बात करते हैं हीट की, तो हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब अगर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे उस सिचुएशन को। ठीक है, और अगर नेक्स्ट केस हमारा ये कहता है कि हीट कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम, हीट कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम, उस कंडीशन में हम नेगेटिव, मतलब ये होता है कि हीट अगर सिस्टम को दी जा रही है, हीट सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है, तब हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे उसको। ठीक है, मतलब क्यों हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम हीट हम जो है सिस्टम को ना प्रोवाइड करके वो जो है सराउंडिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, मतलब हीट कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम के बाहर से हीट आ रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं क्यू वैल्यू को। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं वर्क की, ठीक है, अगर आप वर्क की बात करते हैं तो जो पहला केस इसका बनता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम पर जब काम होता है, ठीक है, सराउंडिंग के द्वारा। ठीक है, सिस्टम पर जब काम होता है तब हम वहां पे डब्ल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट केस बनता है वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम के द्वारा काम होता है तब हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि हीट जब
गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दी जाएगी तो हम क्यू की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। हीट कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम के केस में नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम पर जब काम होगा तो पर काम कब होगा, सराउंडिंग की वजह से होगा ना, सिस्टम पर काम होगा तब पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर हमारा बाय द ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि सिस्टम पर काम होगा और सिस्टम के द्वारा काम होगा, दोनों में फर्क है। यहां पर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम पर काम हो रहा है तो काम कौन करे, सराउंडिंग। ठीक है, और बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है तो वो सराउंडिंग पर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, बट ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल भी माइंड लगाएंगे तो समझ आ जाएगा कि ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम पर है, सिस्टम के द्वारा है। यहाँ पे काम सिस्टम पर हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम काम सिस्टम के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे हीट गिवन टू द सिस्टम है और ये कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है जो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस करने में ये काफी हेल्पफुल होंगे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी, एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक के तो करवा दूंगा, जिससे एक ये फियर होता है ना कि हम किसी चीज को पढ़नी है तो उसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये चीजें हैं। तो ये तो हो गया आपका आयोपैक साइन कन्वेंशन जो कि इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी तो उसके सिग्निफिकेंस से हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे सिग्निफिकेंस से पूछा जाता है, हम बात करते हैं कि जो हमने अभी एक्सप्रेशन दिया था डेल्टा ई, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन था हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारा जो मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन था, इसकी हमने भी बात की थी, पूरा फ्लो चार्ट को थोड़ा समझा था जिससे कि याद रहे। तो अगर आप इसी के थ्रू जो है सिग्निफिकेंस ऑफ, अगर आप बात करेंगे सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा ई एनर्जी, या फिर इसी को डेल्टा यू, जिससे भी आप लिखें, किसी से भी लिखें, डेल्टा ई से लिखें, डेल्टा यू से लिखें, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिसको भी याद रख पाए। डेल्टा ई भी चेंज इन एनर्जी, डेल्टा यू भी, आप एनर्जी को डेल्टा ई भी कहते हैं, यू भी कहते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर आप इसी एक्सप्रेशन से देखें, सपोज करें कि हम इंटरनल एनर्जी सिस्टम की 0 कर देते हैं, मान लो कोई साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 0 है, तो अगर इसी में जो है आप इंटरनल एनर्जी सिस्टम की 0 रख देते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आप ले लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा ई की जगह आपने 0 रख दिया, तो ये क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये 0 है तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और अभी मैंने जब साइन कन्वेंशन की बात की थी तो वहां पर बताया था कि किस कंडीशन में जो है हीट हमारा पॉजिटिव होता है और किस कंडीशन में हमारा वर्क नेगेटिव होता है। तो उस अकॉर्डिंग आप इसका एक जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो है वर्क डन जब बाय द सिस्टम होता है तब नेगेटिव होता है। ठीक है, और हमारा हीट जब कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम होता है तो नेगेटिव होता है, और जब हीट गिवन टू द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलेगा, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन से आप समझ लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस की बात करते हैं। हमने डेल्टा ई मतलब इंटरनल एनर्जी 0 कर दी। मान लें कि हम अगर हीट एडियाबैटिक प्रोसेस ले लें, हीट को 0 कर दें। हमने जो प्रोसेस आपको समझाया जैसे बताया था कि आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक बताया था हीट का कोई मतलब जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई एक्सचेंज नहीं होता। तो अगर आप नेक्स्ट कंडीशन में, ये तो पहली कंडीशन थी, नेक्स्ट कंडीशन में आप क्यू 0 कर देते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन में देखो ना, अगर आप क्यू की वैल्यू 0 रखेंगे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये क्यू हमने कर दी 0, तो क्या आया, ये आया हमारा डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर होगी। प्रीटी सिंपल, बहुत आसान है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा वर्क डन के बराबर होगी। ठीक है, अब अगर आप एक और केस ले लेते हैं, डब्ल्यू को भी वर्क 0 कर देते हैं। नेक्स्ट केस में आपने वर्क को 0 कर दिया। अब देखें इसी से, ठीक है, वर्क को 0 कर दिया तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू हो गया। मतलब ये है कि
जितना आप हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ही इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी, या ये भी कह सकते हैं जितनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी सिस्टम की होगी और हीट उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब उतना ही ज्यादा सिस्टम को, जितना ज्यादा सिस्टम को हीट मिलता है वही सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिक आपकी चीजें थी जो मैंने आज आपसे बात की। नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको वर्क डन और एंथैल्पी वगैरह उनकी बातें करूंगी। ठीक है, और आपको फिर बेसिकली कई सारी चीजें हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।